फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें एक लेक्चर मेरा बच गया था, सबसे लास्ट लेक्चर, जो पढ़ना है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, और ये क्रिया जो होती है दो विधि के द्वारा होता है। डी कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले तो हम सोडा लाइम के साथ करते हैं और दूसरा कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। तो यहाँ पर देखिए, उसके बारे में हम जानते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर ध्यान देना है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ध्यान देना, ये क्रिया दो विधि के द्वारा होती है। पहला तो हम पढ़े हैं सोडा लाइम। ये सोडा लाइम है क्या, जो हम 11th में कुछ इसके बारे में चर्चा किए थे और शायद आप 10th में भी पढ़े होंगे। सोडा लाइम जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। और दूसरा हम पढ़े थे कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस ये है क्या, तो ध्यान देना, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे तो कोलवे वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला तो बात करते हैं सोडा लाइम की, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है, यह बात करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं सोडा लाइम। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है सोडियम एसीटेट, ठीक है। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, यही है। और इसमें थोड़ा सा जब हम टेम्परेचर मतलब हीट दे देते हैं तो ये रिएक्शन करके सबसे पहले ये निकाल लेता है Na2CO3। देखिए, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाती है, Na2 और CO3। देखिए यहाँ पर बाहर निकल रही है क्या, Na2CO3। ये प्रोडक्ट बाहर निकला। यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था वो हाइड्रोजन CH3 के साथ आकर मिल जाता है और ये बना लेता है CH4, मतलब मेथेन गैस। क्या बनता है, मेथेन गैस का फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मेथेन गैस का फॉर्मेशन होती है। कोई कहेगा कि सर कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैटालिस्ट का कार्य करता है। क्या चीज का, कैटालिस्ट का कार्य करता है। अब कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है तो कैटालिस्ट का कार्य है क्या, कि अगर किसी रिएक्टेंट में कैटालिस्ट को डालते हैं तो वो प्रोडक्ट के रूप में, उसी रूप में बाहर निकल जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बाहर उसी रूप में निकल रही है। तो ये तो हम सोडा लाइम के बारे में हम बात किए, जो बहुत आसान रिएक्शन था कि सोडियम एसीटेट, याद ना, या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण को, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हमको क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, मीथेन का। अब दूसरा जो हम बात करते हैं सेकेंड वाले, वो है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है
कोल्वे वैद्युत अपघटन। अब इसके बारे में आप सोचिए, वैद्युत अपघटन जो आप कुछ फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे और फिजिक्स से की हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कंटेनर लेते हैं। देखिए यही है कंटेनर, ये क्या है कंटेनर, और ये कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको हम मानते हैं पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोड ये है जिसको मानते हैं हम निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में मिला दीजिए, मिला दीजिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव को बोला जाता है एनोड, निगेटिव को बोला जाता है कैथोड। ठीक है, और इसमें सोडियम एसीटेट का लवण, जिसका सोडियम साल्ट का लवण हम डाल देते हैं ये कंटेनर में। देखिए सोडियम साल्ट का लवण डाल देते हैं जो सॉल्यूशन का कार्य करता है। तो सोडियम साल्ट मतलब ये सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट का लवण डालते हैं तो ये जो है ना सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट है। तो ध्यान देना CH3COONA, और यह है इसमें वाटर, सॉल्यूशन डाल रहे हैं इसका। अब जब इसमें डाल रहे हैं तो ये भी तो आयन के रूप में टूटता है ना, तो यहाँ पर टूटता है CH3COO पर माइनस और एक A पर प्लस। अब इसका जो टूटता है ये टूटता है OH पर माइनस और H पर प्लस, ये टूटेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना है, पहले भी हम सब पढ़ चुके हैं कि एनोड पर जो होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर कौन क्रिया होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर जो क्रिया होती है वो होती है रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि एनोड पर जो क्रिया हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा किसमें, तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन CH3COO माइनस में होगी कि OH माइनस में होगी। तो OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बहुत अधिक होती है। OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ होता है बहुत अधिक होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अधिक होगा तो वो ऑक्सीडेशन तो करेगा नहीं। तो एनोड पर हमेशा, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा, ये कर रहा। अब यहाँ पर सोचिए, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनोड पर जो क्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन का, तो वो ऑक्सीडेशन OH का होगा कि CH3COO माइनस का होगा। तो यहाँ पर OH का हम अभी बताया क्या कि ये रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम, मतलब रिडक्शन तो इसका होता ही नहीं है पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ये एसीटेट आयन को लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है एक कंपाउंड में। तो ऐसा ऐसा कितना कंपाउंड हम ले रहे हैं, दो कंपाउंड। कितना कंपाउंड, दो कंपाउंड। जब दो कंपाउंड ले रहे हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, रिलीज किया। जो ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही दो इलेक्ट्रॉन कैथोड उसको गेन करेगा, कुछ करेगा, लेगा। अब ये कुछ कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनोड पर जो है ना इलेक्ट्रॉन को जो रही है रिलीज हो रही है, और यहाँ पर रिडक्शन जब होगा कैथोड पे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, याद रखिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रही है तो एक इलेक्ट्रॉन CH3COO माइनस का एक इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा ऐसा कितना है, दो है। दो प्राय लेते हैं वो हम मैकेनिज्म में बताएंगे, इसको पहले देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो CO2, तो हम पढ़े क्या, रिमूवल ऑफ CO2, तो CO2 पहले बाहर निकला, CO2। अब कितना मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, दो।
अब 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला तो जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा, CH3 का 2 मॉलिक्यूल, मतलब CH3 और CH3 जो इथेन बना है। क्या बना है, इथेन। बताइए एनोड पर हमको कुछ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग दीजिए, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कैथोड पर। दूसरा किस पे बात करते हैं, कैथोड पर। अब कैथोड पर होता है हुआ रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। इसमें होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को कुछ करता है, गेन करता है, खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखिए यहाँ पर H+ है, यहाँ पर H+ ले रहे हैं तो ऐसा कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 2 मॉलिक्यूल। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताओ, तो जब तक इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ होगा, न्यूट्रल होगा। देखिए H+ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो ऐसा क्या होगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये बन जाता है H2 गैस। तो यहाँ पर यही अभी पढ़ना है, इसका मैकेनिक अभी हम तुरंत बता रहे हैं। पहले तो आप इसको देखिए कि एनोड पर जो हो रही है ना, एनोड पर क्या हो रहा है, अभी एक चीज और हम बताएंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए तो हमको इथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। दूसरा क्रिया क्या की है, कैथोड। कैथोड पर हमको रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना, रिडक्शन Na+ का होगा कि H+ का होगा, तो Na+ का नहीं होगा, H+ का होगा। अब H+ का रिडक्शन किए तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचा तभी कौन किया, हाइड्रोजन गैस। अब बाकी इसमें प्रोडक्ट में बचा क्या, तो इसमें एक चीज और बचा है, सॉल्यूशन बचा है एक। देखिए किसका सॉल्यूशन बचा, एक सॉल्यूशन बचा, यहाँ से OH, यहाँ से कौन बचा OH और यहाँ Na, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इस कंटेनर में ही रह गया। और जबकि 2 एक एनोड पर और एक कैथोड पर कुछ हुआ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गया। 1 मिनट देख लीजिए, शायद उसमें कट गया था, इसी कारण उसको हम फिर नीचे करके दिखा रहे हैं। ये क्या था, कंटेनर। कंटेनर में क्या हुआ कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों को सेल से जोड़ दिए। तो इसमें पॉजिटिव वाला एनोड का कार्य कर रहा है और निगेटिव वाला कैथोड का कार्य कर रहा है। हम इसमें पढ़े हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। एन होता है, बात आती है यहाँ पर क्या कि ऑक्सीडेशन होगा किसका, CH3COO- का होगा कि यहाँ पर OH- का होगा। तो यहाँ पर OH- का रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब बहुत अधिक होने के कारण इसका कुछ होगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये देखिए एनोड पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक कंपाउंड से एक त्यागा तो ऐसा कितना कंपाउंड ले रहे हैं, 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा, 2 के 2 कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अभी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो लेगा कौन, तो ये कैथोड खींचेगा उसको। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन H+ ले रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को लेना तो कुछ हो रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर त्याग कर देखिए इथेन बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है। जबकि जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ पर कुछ किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब अपनी ओर खींच के कुछ किया, H2 गैस निकला। बाकी आपको ये सॉल्यूशन में जो था वो बच गया कुछ, तो यहाँ से Na बच गया, यहाँ से OH बच गया, NaOH का सॉल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है ना, तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, जब हम एनोड पर कार्य कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन ध्यान देना है किसका हो रहा था, तो CH3COO-। तो आखिर में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 कंपाउंड क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स था। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल्स CH3CO यहाँ पर O- है, O- है, इसका मतलब क्या कि इसका जो इस पे इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे हमको इसका मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो त्यागेगा कहां से? तो देखिए यही ऑक्सीजन पर से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना, बाहर कितना निकल रहा है? तो देखिए CH3CO माइनस रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो ऐसा ऐसा कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाले तब हमको बना किस तरह का कंपाउंड, देखिए तो 2CH3CO, यहाँ पर हो जाएगा O, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा था, ऐसा ऐसा 2 कंपाउंड है तो 2 को निकलेगा, तो हमको यहाँ पर तो एक ही ना शो करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो देखिए तो इस पे अनपेयर्ड फ्री रेडिकल बचा कि नहीं बचा, फ्री रेडिकल अनपेयर्ड हुआ कि नहीं। अब अनपेयर्ड हुआ तो इसको तो चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो आखिर में ये कार्बन पर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक खुद देगा इलेक्ट्रॉन। बताइए ये ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या इलेक्ट्रॉन किसी को देगा जल्दी? नहीं देगा, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये करेगा क्या, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये करेगा क्या, ये कार्बन क्या कहेगा इसको कि भैया तू अपना रास्ता देख, हम अपना रास्ता देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा, तो देखिए तो यहाँ पर 2CH3 कार्बन पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इधर जो हो जाएगा ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर है CO, यहाँ पर है O। अब इसको देखो कैसे दर्शा रहे हैं, ऊपर 2 इधर 1, ये एक बॉन्ड टूटा होगा तो ये कार्बन पर भी तो आया होगा ना एक फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिल गया, तो मिल गया तो बाहर निकला क्या, देखिए यहाँ से निकल गया है, सबसे पहले तो CO2 बाहर निकला। अब यहाँ पर आपको जो कंपाउंड बचा है वो है क्या, तो देखिए CH3 के वो है, 2 CH3 है, तो एक इस पे इलेक्ट्रॉन है एक इस पे, ये दोनों मिला तो ये कंपाउंड जो बना है CH3 मतलब इथेन। देखिए तो यही तो हम बताया तो उसमें ऑक्सीडेशन है, तो उसी का मैकेनिज्म हम दे दिए। अब दूसरा बात करते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे हुआ था क्या, तो यहाँ पर H+ आयन था, इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो देखिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था वही 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये दे रहा है इसको, तो यहाँ पर H2 गैस बन गया, क्या बना H2 गैस। और सॉल्यूशन में आपको बचा क्या, तो देखिए यहाँ से हम जो कंपाउंड लिए थे विलियन सॉल्यूशन जो लिए थे CH3COONA+H2O, तो यहाँ से तो भैया हमको निकल गया CH3COO माइनस, आपको बचा क्या यहाँ पे Na+, यहाँ से निकल गया भैया H+, यहाँ निकला कुछ OH। देखिए तो यही सॉल्यूशन तो आपको बचा Na+ और OH-, आपको जो बन गया है NaOH। कि बिलियन में जो आपको कंटेनर में आपको बचा है वो NaOH बचा है। जबकि अगर इसका स्टेटमेंट बोला जाए कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो हम बोल सकते हैं क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तब एनोड पर इथेन और CO2 गैस, एनोड पर क्या इथेन और CO2 गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यही तो स्टेटमेंट है इसका कोल्वेज रिएक्शन का। तो इसी तरह से हम पढ़ लिए डीकार्बोक्सिलेशन, इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब जो नेक्स्ट है वो है HVZ रिएक्शन। HVZ मतलब होता है हेल-वोल्हार्ड-जेनेस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेनेस्की रिएक्शन। इसमें हमको जो पढ़ना है ये होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनन करते हैं कैसे, तो इसमें एक कंडीशन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन है क्या, एक कंडीशन आप जान लीजिए कि प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
इन RCOOH। मतलब कह रहा है क्या कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, किसमें किसमें होना चाहिए, RCOOH में। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो इस तरह के अगर हम बात करते हैं रिएक्शन, तो किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। देखो भैया यहाँ पे CH3CH2 और COOH है। बताइए किस तरह के हम कंपाउंड लिए हैं, तो क्या ये H भी Z रिएक्शन को फॉलो करेगा? करेगा। कैसे करेगा? देखिए जिस कार्बन से, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, उसके बगल वाला बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन उसको बोलते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वह कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर में ये रिएक्शन किस तरह से HAB को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसको करते हैं क्या, ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको रेड फास्फोरस, कौन है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, पहला क्रिया करेंगे रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन, और दूसरा क्रिया करेंगे क्या कि इसमें वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? वाटर। जैसे ही जब को डाल देते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाती है और ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाती है, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है एसिड के रूप में। तो यहाँ पर तो बात होती है, जैसे एक रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन रिलीज क्यों होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप आके जुड़ जाती है। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये तो खुद एसिड है, COOH क्या है, खुद एसिड है, तो आखिर में यहाँ वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं विस्थापित हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन आके क्यों नहीं जुड़ा, तो ये हम मैकेनिज्म में उसको बताएंगे। तो यहाँ पर अभी बात करिए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा, अल्फा हाइड्रोजन मान लिया एक अल्फा हाइड्रोजन को हम रिलीज किए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, यहाँ पर हो जाएगा क्या COOH, अब बाहर क्या निकल जाएगा HH। तो इसका नाम जो हम बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई कह दिया कि नहीं, फिर इसको हम करा लेंगे रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा में फिर इसमें हम जल डालेंगे, तो क्या ये रिलीज होगा कि ना, ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो ये रिएक्शन तब तक करेगा जब तक इसमें अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए। तो देखिए ये करेगा रिएक्शन, तो ये रिएक्शन करेगा CH3C, अब एक हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH, बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, HX निकल जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा ना अल्फा डाईहैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह का रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आप बात करिए, यहाँ पर ध्यान देना है जो हम ले रहे हैं ना रेड फास्फोरस, वो लेस अमाउंट में है। क्या है? लेस अमाउंट, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा है उसका। अब ये लेस होने के कारण ये हाइड्रोजन जाके तुरंत इस पे अटैक कर लेता है और इस तरह के प्रोडक्ट आपको दे देता है। तो अब देखिए इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी आप इसको छापिए और उसके बाद मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। देखिए इसका शॉर्ट्रिक रिएक्शन हम लिख दिए, सिंपल रिएक्शन लिख दिए। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं, आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब रेड फास्फोरस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PX3 का निर्माण करता है। चलिए PX5 का भी निर्माण करता है, ये भी आप पढ़े थे कब, जब हाइड्रोजन को एक्सेस मात्रा में लेंगे तब। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लेस मात्रा में लेते हैं तो कुछ होता है PX3 का निर्माण करता है। अब सोचो एक रिएक्शन और पढ़ा था यार, PCl3 PCl5 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाए थे, याद है? जो हम बताए थे आपको, या तो आर केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो आर केमिस्ट्री ट्रिक नाम दिए थे, आप पारामोंट में पढ़े हैं तो आपको पारामोंट ट्रिक दिए थे, ये ना दिए थे? तो ये ट्रिक को आप जाके देखो, यहाँ पर देखना तो क्या हुआ था, तो यहाँ पर यही है
H इसको PX3 के साथ रिएक्शन करवा, तो PX3 के साथ रिएक्शन करवाते थे तो क्या होता था, यहाँ से OH बाहर निकलता था और ये X आकर यहाँ पर ऐड होता था, मतलब एसिड क्लोराइड का निर्माण होता था। तो ये बनता था क्या, RCH2CO यहाँ पर X, देखिए एसिड हैलाइड बना। अब आपको बाहर क्या निकला था, तब फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, याद करिए उसको, याद है। अब यहाँ ध्यान देना कि अब इसका जो आया भाग यहाँ पर देखो तो इस तरह का, अब इसको क्या कर रहे हैं, देखो RCH2CO यहाँ पर X है, तो यहाँ पर देखो तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। जब इस तरह के कंपाउंड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए क्या कि इसमें प्रोटॉनों का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। टेट्रामेरिज्म आप पढ़े होंगे, टेट्रामेरिज्म पढ़े थे तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड इधर की ओर खींचेगा, ये बॉन्ड खींचेगा तो ये हाइड्रोजन को करेगा अपना ये बॉन्ड तोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। टेट्रामेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ, टेट्रामेरिज्म में ही ना होता है। यहाँ पर देखिए ना कीटो के रूप में है कि नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड है कि नहीं है, हाइड्रोजन उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो कार्बोनाइल कंपाउंड हो तो ऑटोमेटिक वो टेट्रामेरिज्म करेगा। टेट्रामेरिज्म जैसे ही ये किया तो देखिए इस तरह का प्रोडक्ट बना होगा R, यहाँ पर चलिएगा CH, यहाँ पर क्या हुआ होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा C, यहाँ पर क्या होगा O पर माइनस, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ से जो H प्लस निकला है वो H प्लस कोची प्रोटॉन का ट्रांसफर, यहाँ O माइनस, तो यहाँ पर आके कोची जुड़ जाएगा H प्लस OH हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए। टेट्रामेरिज्म की है, टेट्रामेरिज्म क्या होती है कि उसी कंपाउंड में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ये खींचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन को खींचा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घटा, तो ये क्या करेगा बगल वाला हाइड्रोजन को खींच के वो अपना इलेक्ट्रॉन को करेगा, पूरा कर लेगा। चलिए अब इसको हम जो क्रिया करा रहे हैं ना X2 के साथ करा रहे हैं, ध्यान देना X2 के साथ इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तो X2 के साथ करावेंगे तो देखो यहाँ इस तरह का बॉन्ड होगा। तो बताइए जब इस तरह के बॉन्ड है तो आखिर में X जुड़ेगा कहाँ पे जाके, X2 के साथ करावेंगे तो जुड़ने का तो तरीका है या तो ये कार्बन से जुड़ेगा और नहीं तो फिर ये कार्बन से जुड़ेगा। तो ये कार्बन से नहीं जुड़ेगा X, क्यों नहीं जुड़ेगा, तो देखिए क्यों नहीं जुड़ेगा, जो ये कार्बन से ही चलते नहीं जुड़ेगा कि ये कार्बन से दो गो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जुड़ा हुआ है पहले से, तो क्या तीसरा को वो जोड़ने के लिए चाहेगा, नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देवे नहीं करेगा तो चाहेगा कैसे, नहीं चाहेगा। तो आखिर में होगी क्या, जो यहाँ पर देखिए ये इस पे जब इस तरह कंपाउंड रहे और ये रहे तो ये पोलराइज होता है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव तो एक पे पार्शियल क्या होता है नेगेटिव। बताइए बीच से बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, एक पे कुछ हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, जब भी ये जाके जुड़ेगा तो अल्फा कार्बन पर ही जुड़ेगा, तो अल्फा कार्बन पर कैसे जुड़ेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जुड़ने के लिए कुछ है ना तो नहीं है, तो करेगा क्या, तो ध्यान देना यहाँ पे सोचिएगा थोड़ा सा बात, यहाँ होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड टूटेगा, आई पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को करेगा लेगा, आइए इसको ट्रांसफर करेगा, किसको, पॉजिटिव को, इसको इलेक्ट्रॉन की है कमी, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, देगा कौन, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करेगा, X को, तो ये X जाके यहाँ पर कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, समझा है ना। यहाँ पर हो जाएगा क्या बताइए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो आखिर में करेगा क्या फिर आप ही बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्रिया आगे करिए पता लग जाएगा, यहाँ पर देखिए RCH यहाँ पर आ जाएगा वो X, यहाँ पर क्या आ जाएगा X, ये X जाके यहाँ पर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, यहाँ पर हुआ क्या सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हुआ सिंगल बॉन्ड। अब करेगा क्या, तो ध्यान देना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको दिया तो ये कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन घटा कि नहीं घटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताइए ये है OH यहाँ पर है क्या X,
क्या कोई दिक्कत है? अब इसको हम कराते हैं वाटर के साथ। देखिए ये है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये जाके यहाँ पर ऐड हो गया। जैसे ही ऐड हो गया तो ये क्या करेगा? RCH, यहाँ पर X, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर X, यहाँ पर OH और H, यहाँ पर क्या होगा? प्लस। क्या आपको दिक्कत है? तो बोलिए ना ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, पाइप ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। जैसे ही ट्रांसफर किया तो इस तरह के कंपाउंड आया होगा। ध्यान देना, इधर से हम इधर बना रहे हैं, देखिए यहाँ से इधर आया होगा R, यहाँ पर CH, देखो यहाँ पे CH है, नीचे क्या है? X है। अब आया क्या? यहाँ पर C है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर X है, यहाँ पर कुछ है O है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस तरह का बॉन्ड। अब होगा क्या? तो होगा क्या जो सुनिए, यहाँ पर एक कार्बन जो है ना, ये क्या है? ध्यान देना, ये X जो है लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड छोड़कर अपनी ओर बाहर की ओर भागेगा। यहाँ से देखिए तो H+ निकला था ना, तो H+ क्या करेगा? इसको लेकर भागेगा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या चाहेगा? पूछाएगा क्या कि H+ हमको मिल ही रहा है, तो यहाँ से हम भी छोड़ के भागते हैं। ये कहेगा भैया अपना बढ़िया बात कर रहा, हम अपना लेके भागते हैं। ये लेके भागेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसको चाहिए क्या? नेगेटिव। ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए स्ट्रक्चर जो हो जाएगा RCH, यहाँ पर X हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, ये वाला इधर हो जाएगा OH, बाहर क्या निकल गया? तो यहाँ से X, उधर से H, तो H बाहर निकल गया। बताइए इसी तरह का रिएक्शन था कि नहीं था? RCH पर X है और C=OH है। मैकेनिज्म क्लियर हो गया? तो HVZ इसी को कहा जाता है। अगर इसको हम बोलना चाहते हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या कि वैसे अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे रेड फास्फोरस या हाइड्रोजन के साथ जल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्फा हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया हेल-वोलार्ड-जेनिस्की रिएक्शन कहलाता है। क्या आपको दिक्कत है? तो इस तरह से हम इसके मैकेनिज्म की ओर ढल गए। अब चलिए लास्ट टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट टॉपिक जो है उस पर हम ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है हमेशा बेंजीन रिंग में होती है। किसमें होती है? बेंजीन रिंग। अब यहां पर सोचिए, जैसे बेंजीन रिंग की बात करते हैं, अब बेंजीन रिंग में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ते हैं COOH को, तो सबसे पहले बात तो आता है क्या कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ देते हैं तो ये डीएक्टिव होता है, डीएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। एक्टिव कंपाउंड कब होगा? जब रिंग में इलेक्ट्रॉन को ढकेलिएगा तब वो एक्टिव होगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचिएगा तो कुछ होगा, डीएक्टिव होगा। तो COOH, CHO और NO2 ये सब जो है ना रिंग को डीएक्टिव कर देता है। कौन कर देता है? डीएक्टिव। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। इलेक्ट्रॉन खींचने के दौरान इसका मेटा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो जाता है ना हाई हो जाता है। मेटा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है हाई हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसका एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको प्रूव करके बताइए, तो रेजोनेंस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एकदम शॉर्ट में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो सोचिए, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, आपको बताते हैं रेजोनेंस के माध्यम से। देखो COOH, बताओ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचेगा, समझो यार? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचा होगा तो देखिए तो इस तरह का कंपाउंड आया होगा। सोचना थोड़ा सा, यहाँ पर आ गया होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ OH, बताओ यहाँ पर कुछ आ गया होगा प्लस, यहाँ पर इस तरह का रिंग है। ये जैसे ही इसको देगा, चलो सोचो यहाँ पे इस तरह का आया होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड CO पर माइनस OH आया होगा,
ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे निगेटिव आया, तो इस पे कुछ आ गया पॉजिटिव, इस पे कुछ हो गया, यहाँ पर कुछ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान देना डबल बॉन्ड है। अब ये क्या करेगा, ये इसको देगा, तो जैसे ही इसको दे देगा तो इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा। सोचो यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर है C, यहाँ पर है O, यहाँ पर है OH। अब क्या करेगा, तो ये जैसे ही इसको दिया यहाँ पर पॉजिटिव पहले से इसके कारण निगेटिव, तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। आगे क्या करेगा, E दे देगा इसको, तो E इसको दे दिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ हो जाएगा, E इसको दे देगा तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CO, यहाँ पर OH आ गया होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर प्लस है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ना है। बताइए ये है ऑर्थो, ये है पारा, ये है मेटा, ये तीनों पर कौन सा आया, पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव का मतलब कौन सा होता है, कम, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों पर कम है। जबकि देखिए तो ऑर्थो, पारा, ऑर्थो, जबकि हम मेटा की बात करते हैं, ये पोजीशन या ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन पर कहीं देखिए तो प्लस चार्ज है नहीं है। तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये क्या करता है कि ये सबका इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है तो कुछ करता है, वो तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आपको यहाँ पर रिएक्शन करवाना है, बहुत सारा का रिएक्शन होगा, यही है C-OH। सोचना है, सबसे पहले हम कराते हैं नाइट्रेशन। क्या कराते हैं, नाइट्रेशन, H2SO4 प्लस HNO3 के साथ। तो यहाँ से नाइट्रोनियम आयन आता है, तो हमेशा आके कहाँ पर जुड़ेगा, सोचो यहाँ पर C-OH है, तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, हो गया। दूसरा करेंगे सल्फोनेशन, H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो जैसे ही करेंगे तो सल्फोनेशन करेंगे तो ये हमेशा आके कहाँ जुटेगा, ये मेटा पे SO3H। क्या कोई दिक्कत है। उसी तरह से करेंगे एल्साइलेशन और एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है तो देख लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी होती है हमेशा, यहाँ पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी होता है वो AlCl3 के उपस्थिति में होती है। और हमेशा ध्यान देना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3Cl है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो AlCl3, यहाँ से एक और Cl चल जाएगा तो AlCl4 पर कुछ हो जाएगा माइनस, जबकि CH3 पर कुछ हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर बताइए कोई चार्ज है, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, कुछ नहीं है, तो ये कैसे जाके यहाँ पर जुड़ेगा। तो उसी तरह से बेंजोइक एसिड जो है ना हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फॉलो नहीं करती है, वो रिएक्शन नहीं देता है। अगर इसमें करना है तो नाइट्रेशन करेगा, सल्फोनेशन करेगा, हैलोजिनेशन भी करेगा, वो भी कर लेगा, लेकिन आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है क्या कि C-OH CHO और NO2 बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, जबकि अल्कोहल ये सब जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अल्कोहल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो खींचने के कारण डीएक्टिवेट हो गया। जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन देता है रिंग में तब उसका पोजीशन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो और पारा का ज्यादा होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से तब उसमें मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। अर्थात अल्कोहल में, फिनॉल में ऑर्थो और पारा से जाके कोई भी ग्रुप जुड़ता है, जबकि बेंजोइक एसिड में या बेंजल एल्डिहाइड में मेटा से जाके जुड़ता है। तो आज का क्लास बच्चा यहीं पर समाप्त होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका समाप्त हो गया है। आप आराम पूर्वक एनसीईआरटी बुक को निकालिए और क्वेश्चन आंसर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाइए। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिएगा, पेज नंबर को डाल दीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन करके बता देंगे और आगे आपको क्लास इसी तरह से चलते रहेगी।